हेलो नमस्कार। मैं हरीश कुमार आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत करता हूं। आज का विषय है राज्य की न्यायपालिका, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय भाग 3। इससे पहले उच्च न्यायालय पर 2 वीडियो आ चुके हैं। पहले वीडियो में उच्च न्यायालय की संरचना के विषय में बात की गई है। दूसरे वीडियो में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है। आज का वीडियो अधीनस्थ न्यायालय पर आधारित है। उच्च न्यायालय के विषय में आप पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब अधीनस्थ न्यायालय के विषय में हमें जानना है। बहुतों के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि अधीनस्थ न्यायालय क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है और वास्तव में क्या यह महत्वपूर्ण है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे न्याय व्यवस्था की सबसे निचली कड़ी या कहा जाए कि नींव के रूप में हमारे अधीनस्थ न्यायालय ही हैं, जो एक ग्राम स्तर से लेकर लोक अदालत और हमारे जिला एवं सत्र न्यायालय के रूप में यह स्थित है। भारत के प्रत्येक नागरिक को जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय तो नहीं जा सकता, किंतु वह अधीनस्थ न्यायालय जाता है और वहाँ पर अपने न्याय प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो यही अधीनस्थ न्यायालय का महत्व है और इसीलिए इसे सिलेबस में शामिल किया गया है। तो आइए जानते हैं। आज हम जानेंगे कि अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है, जिला न्यायाधीश क्या होता है, सत्र न्यायाधीश क्या होता है, लोक अदालत क्या होता है और परिवार न्यायालय क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। आज के विचारणीय बिंदु हैं संबंधित अनुच्छेद, संरचना, नियुक्ति, योग्यता, कार्य एवं शक्तियाँ, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NLSA, लोक अदालत, परिवार न्यायालय और ग्राम न्यायालय। आइए इस पर संक्षिप्त चर्चा करते हैं। तो संबंधित अनुच्छेद क्या है अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित? तो अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक वर्णित हैं। अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के नीचे जितने भी न्यायालय होते हैं उनको कहा जाता है। अब आइए देखते हैं सबसे पहले इसकी संरचना क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सब उच्च न्यायालय सबसे ऊपर है राज्य में। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालयों की श्रृंखला शुरू होती है, जिसकी पहली श्रृंखला है जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। उसके बाद उसके 2 पक्ष होते हैं, एक है दीवानी पक्ष और दूसरा फौजदारी पक्ष। दीवानी पक्ष जिसको हम कहते हैं सिविल, अर्थात ऐसा मामला जिसमें हत्या, चोरी, डकैती आदि न हो, वो ज़मीन जायदाद से संबंधित मामले होते हैं, उसे हम कहते हैं दीवानी पक्ष। और फौजदारी अर्थात जिसे आपराधिक मामले कहते हैं, हत्या, चोरी, डकैती आदि, उससे संबंधित जो होता है उसे हम फौजदारी पक्ष कहते हैं। तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नीचे ये दोनों अलग अलग विभाग होकर चलते हैं। तो दीवानी पक्ष में जिला न्यायालय के नीचे आते हैं अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, और फौजदारी पक्ष में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नीचे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय कार्य करता है। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय के नीचे मुंसिफ अदालत होती है और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय के अंतर्गत न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। इस प्रकार इसकी संरचना होती है। संरचना को ध्यान से देखिएगा। उच्च न्यायालय के बाद जिला न्यायालय आता है और जिला न्यायालय 2 भागों में बढ़ जाता है, एक दीवानी और एक फौजदारी। दोनों के अपने अपने अलग अलग न्यायालय होते हैं और अलग अलग ये कार्य करते हैं। ये इसकी संरचना है। अब देखते हैं नियुक्ति, कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श के आधार पर राज्यपाल करते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श के आधार पर राज्यपाल करते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने इसे बताया है। अब देखते हैं कि जिला न्यायाधीश की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो जिला न्यायाधीश की 3 योग्यताएं होनी चाहिए। वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो, अर्थात कोई भी सरकारी कर्मचारी जिला न्यायाधीश नहीं बन सकता, उसे वह नौकरी से मुक्त होना चाहिए। दूसरा है
उसे कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता के कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, अर्थात वह कम से कम 7 वर्ष तक वकील रहा हो। साथ ही उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो, अर्थात उच्च न्यायालय उसकी सिफारिश करेगा। ऐसे ही व्यक्ति को ही न्यायाधीश जिला में बनाया जाएगा। अब हम देखते हैं कि जिला न्यायालय की कार्य एवं शक्तियाँ क्या क्या है। तो जिला न्यायाधीश की शक्तियाँ हैं कि उसके पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों शक्तियाँ होती है। वह जिला के अन्य न्यायालयों के निरीक्षण का अधिकार रखता है। साथ ही वह किसी मामले में उम्र कैद या मृत्यु दंड भी दे सकता है, किंतु मृत्यु दंड उच्च न्यायालय की संस्तुति से ही संभव होगा। अर्थात जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया है तो उसे फांसी चढ़ाने से पहले उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि होना अनिवार्य है। उच्च न्यायालय की पुष्टि के बिना उसे फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता। अब देखते हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं। तो दीवानी मामलों पर अधीनस्थ न्यायालय को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त है। उसी प्रकार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को फौजदारी मामलों की सुनवाई करने का अधिकार है और 7 वर्ष के कारावास की सज़ा देने का भी उसे अधिकार है। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय के नीचे मुंसिफ न्यायाधीश होते हैं, वह दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं। और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के नीचे जो सत्र न्यायाधीश होते हैं वे फौजदारी मामले की सुनवाई करते हैं और 3 वर्ष के कारावास की सज़ा दे सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय की संरचना के विषय में आपको बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की संरचना बिल्कुल 2 भागों में बटी हुई है। साथ ही बहुतों के मन में यह प्रश्न उठता है कि यह जिला न्यायाधीश क्या होता है और सत्र न्यायाधीश क्या होता है। कुछ लोगों के मन में यह शंका भी है कि ये दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं या अलग अलग पद होते हैं, किंतु वास्तव में ये दोनों ही अनुमान असत्य हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक ही व्यक्ति होता है, केवल उसकी परिस्थितियों में अंतर है। जब वह सिविल मामले अर्थात दीवानी मामलों की सुनवाई करेगा तो उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं, और जब वह फौजदारी या आपराधिक क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करते हैं तो उसे ही सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। तो इस प्रकार दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये तो हुआ हमारा अधीनस्थ न्यायालय। अब इसके बाद कुछ और संस्थाएं हैं जिसका अध्ययन हमें करना आवश्यक है। ये भी अधीनस्थ न्यायालय के सहयोगी संस्थाएं हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NLSA, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। यह क्या है और इसका क्या उद्देश्य है, आइए जानते हैं। तो NLSA बनाने का उद्देश्य क्या है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A और अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 22(1) ये 3 अनुच्छेदों का हमें अध्ययन करना होगा। ये तीनों अनुच्छेद क्या कहते हैं, संक्षेप में जानिए। तो अनुच्छेद 39A कहता है, समाज के कमज़ोर वर्ग को निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करने के लिए राज्य बाध्य है। अर्थात यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाज का कमज़ोर वर्ग से है, अर्थात वह गरीब है और केस लड़ने के लिए उसके पास वकील की फ़ीस देने के पैसे नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सेवा दिलाना राज्य के ऊपर बाध्यकारी होगा। वहीं अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22(1) कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता एवं उसे सब समान अवसर प्रदान करना भी राज्य की बाध्यता है। तो संविधान के इन्हीं आदेशों या उद्देश्यों या राज्य पर बाध्यकारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको पूरा करवाने के लिए ही राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है और इसकी स्थापना 1995 में किया गया संसद द्वारा कानून बनाकर। अब ये कार्य कैसे करता है? तो प्रत्येक स्तर पर इसका गठन होता है। यह व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है, लोक अदालतों का आयोजन करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता शिविर लगाता है।
कहने का अर्थ यह है कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण गरीब लोगों के लिए बनाया गया है और जो व्यक्ति अपना केस लड़ने के लिए वकील नहीं लगा सकता, ऐसे व्यक्ति को यदि यह इसके पास जाएगा तो उस व्यक्ति को कानूनी सहायता प्रदान किया जाएगा और वह कानूनी सहायता निःशुल्क होगा, अर्थात उसके लिए उसे किसी भी वकील को फीस नहीं देना होगा। साथ ही यह जो न्याय प्राधिकरण है वह ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता भी फैलाता है और लोक अदालत भी आयोजित करता है। आइए देखते हैं कि अब ये लोक अदालत क्या है। तो लोक का मतलब आप समझते हैं जनता, पब्लिक, और अदालत का मतलब होता है न्यायपालिका या कोर्ट। तो लोक अदालत का अस्तित्व पुराने समय से ही है, जिसमें पहले क्या होता था कि कुछ विवाद होता था तो पहले उसे अनौपचारिक रूप से अपने ही व्यक्तियों के बीच बैठकर बिना किसी कानूनी जटिलता के सुलझाने का प्रयास किया जाता था। इसी को हम लोक अदालत कहते हैं। इससे क्या होता था, तो यह जो लोक अदालत था जो पहले किसी व्यक्ति को कानून के जो जटिलताओं में फंसने से बचाता था। जब देश आज़ाद हुआ तो इस परंपरा को जो है चालू रखा गया और सर्वप्रथम लोक अदालत 1982 में गुजरात में आयोजित किया गया और इनको वैधानिक दर्जा LSAA द्वारा दिया गया। अब आपके सामने यह प्रश्न है कि लोक अदालत का क्या महत्व है, इसको क्यों बनाया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे न्यायालयों में बहुत सारे मामले लंबित हैं और आप जानते हैं कि न्याय व्यवस्था कैसी है। यहाँ पर तो एक हाई कोर्ट या एक जिला जज में जितने स्वीकृत पद हैं उतने ही नहीं भरे जाते और जनसंख्या के अनुपात में न्यायालय और जजों की संख्या भी कम है। ऐसे में न्यायालयों पर बहुत ज़्यादा दबाव है। इससे इसका दुष्प्रभाव जनता पर भी पड़ता है और उसे समय पर न्याय नहीं मिल पाता है। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एवं न्यायपालिका के जटिलताओं को समझते हुए लोक अदालत एक ऐसा प्रयास है जिसमें किसी व्यक्ति को बिना कानूनी लाग लपेट के, बिना किसी जटिलताओं के न्याय मिल जाता है और यही इसकी उपयोगिता है और यही इसका उद्देश्य है। अब आइए देखते हैं कि लोक अदालत कार्य कैसे करता है। तो लोक अदालत प्रत्येक स्तर पर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या जिला न्यायालय द्वारा आयोजित किया जा सकता है। यह निःशुल्क सेवाएं देता है, कार्य करता है। साथ ही यह त्वरित सुनवाई करता है, इसकी प्रक्रिया लचीली है और इसके निर्णय बाध्यकारी हैं। अर्थात देखिए यह क्या कर रहा है, निःशुल्क कार्य कर रहा है, पैसा भी देना पड़ेगा। त्वरित सुनवाई करेगा अर्थात जैसे आप किसी केस अदालत में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अगला डेट दे दिया जाएगा, उसके बाद जब जाएंगे तो फिर अगला डेट दे दिया जाएगा। इससे आपका समय भी व्यतीत होगा और आपको न्याय भी लेट से मिलेगा। इससे भी लोक अदालत बचाता है। साथ ही यह लचीली प्रक्रिया अर्थात यहाँ पर बहुत सारी जटिलताएं नहीं हैं, यहाँ पर अनौपचारिक भी कार्य होते हैं। साथ ही इसके निर्णय बाध्यकारी हैं अर्थात लोक अदालत के जो फैसले हैं उसे संबंधित व्यक्तियों को मानना पड़ता है। तो यह लोक अदालत को यदि हम संक्षेप में बताना चाहें तो न्यायालयों पर दबाव कम करने के लिए और पीड़ित लोगों को जल्दी न्याय दिलाने के लिए और सरलता से न्याय दिलाने के लिए लोक अदालतों की व्यवस्था की गई है। इसके बाद अगला क्रम है परिवार न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय। तो परिवार न्यायालय क्या है, तो परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। क्यों की गई है, विवाह एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में मध्यस्थता व बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए इसे बनाया गया है। तो परिवार न्यायालय व्यवहारिक जो संबंध होते हैं या विवाद होते हैं उनको आपसी स्तर पर समझौते के माध्यम से ही निपटाने के लिए परिवार न्यायालय की व्यवस्था की गई है। इसकी स्थापना राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है और किन स्थानों पर किया जाता है, तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक नगर में एक परिवार न्यायालय की स्थापना किया जाएगा, ऐसा इस अधिनियम में लिखा गया है। अर्थात हर एक शहर जहाँ भी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है
वहाँ पर परिवार न्यायालय होगा। वर्तमान समय में पूरे भारत में कुल 438 परिवार न्यायालय कार्य कर रहे हैं। इनका कार्य क्या है, तो पति पत्नी के बीच या भाई भाई के बीच, सास बहू के बीच जो भी विवाद हैं तो उनको कानूनी पचड़े में न फंसाकर आपसी सहमति से समझौता कराने के लिए ही इन परिवार न्यायालयों को स्थापित किया जाता है। उसके बाद ग्राम न्यायालय के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के द्वारा ग्राम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। इसमें जिला जज द्वारा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी को सुनवाई करने के लिए भेजा जाता है और उसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ये अदालतें मोबाइल होती हैं, अर्थात ये चलित अदालतें होती हैं जो अलग अलग गाँव में अलग अलग समय में लगती हैं और वहाँ के मामलों की सुनवाई करती है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में आपने जाना कि अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है। वह जिला न्यायालय होता है, साथ ही उसकी सहायता के लिए लोक अदालत, परिवार न्यायालय, ग्राम न्यायालय, राष्ट्रीय न्यायिक जो कानूनी सहायता या कानूनी सेवा प्राधिकरण आदि होते हैं। ये सब मिलकर अधीनस्थ न्यायालय के रूप में जाने जाते हैं और बहुत अधिक जो दबाव है हमारे न्यायालयों पर उसे कम करने का ये भरसक प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार इस तीसरे वीडियो के माध्यम से उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय का जो हमारा टॉपिक पूर्ण होता है। आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका है या कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और मेरे महाविद्यालय के छात्र हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में यह सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।